वेलकम एवरीबॉडी ऑन डेस्टिनी स्टार पोर्टल। और आज हम ज्योतिष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हाउ टू स्टार्ट एनालिसिंग अ चार्ट, यानी किसी भी चार्ट को, नेटल चार्ट को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करते हैं, जो भी बेसिक जानकारी आप लोगों को है उसके अनुरूप। तो आज हमें अजय यादव जी ने एक चार्ट भेजा है जिसकी डिटेल है। एक जातिका, एक फीमेल है, ठीक है, एक फीमेल चार्ट हमारे पास आया है जिसका जन्म तिथि है 27 अक्टूबर 1976। आई विल रिपीट इट अगेन। 27 अक्टूबर 1976 की जातिका की कुंडली हमारे पास आई है। और जातिका का जन्म जो है प्रातः काल सुबह 6 बजे, यानी कि 6 AM का है। और जन्म स्थान जातिका का कर्नाटक उडुपी उडुपी नामक डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक के जातिका का जन्म हुआ है। उडुपी की स्पेलिंग है UDIPI, उडुपी। और उडुपी के बारे में आपको बता दूं, उडुपी के राजा ने महाभारत काल में खाने की जिम्मेदारी ली थी। ये जितने भी उडुपी के इंडिया में रेस्टोरेंट हैं, तो जो उडुपी के राजा थे तो वो भी महाभारत काल में लड़ने आए थे, लेकिन वो कौरव पांडव दोनों के जान पहचान वाले थे। तो उन्होंने वहां पे जितने भी लोगों का खाना, और वो इस तरह से खाना बनाते थे कि जितने भी सैनिक की रोज डेथ होती थी, लेकिन खाना कभी भी ना ज्यादा होता था ना कम होता था। तो वो एक कैलकुलेशन के हिसाब से तो उडुपी इस चीज के लिए भी फेमस है, और वो अपने साउथ इंडियन के लिए तो फेमस है ही है। तो चलिए, बिना समय को व्यर्थ गंवाए, आप, आशा करता हूं मैंने जब तक ये कहानी सुनाई आप सबने अपना अपना चार्ट बना लिया होगा। तो हमें देखिए चार्ट को कैसे एनालिसिस करना है। अभी हम कोई ग्रह नहीं बैठाने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जब हमने चार्ट, सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है, पराशर लाइट हो सकता है, एस्ट्रो स्टेज हो सकता है, जो बढ़िया से बढ़िया सॉफ्टवेयर जिसमें कि लहरी अयांश आपको लेना है, एनसी लहरी अयांश को लेने के बाद चार्ट को आपको प्रिपेयर करना है। और अगर किसी का भी पीछे से बैकग्राउंड साउंड आ रहा है वो प्लीज उसको म्यूट कर लें, क्योंकि क्लास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है आज, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी आज इसकी स्ट्रिक्ट मनाइए कि पीछे से बैकग्राउंड साउंड नहीं आनी चाहिए, सभी लोग म्यूट रखें। तो चलिए, जब हमने जातिका का कुंडली निर्माण सॉफ्टवेयर पे किया, तो सबसे पहले हमने पाया कि जातिका का तुला लग्न की कुंडली है। अभी कोई प्लेनेट नहीं, कुछ नहीं, तो हमने सिर्फ यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पे 6। ठीक है। अब देखिए, इसी से प्रिडिक्शन पहले आपको सिखाते हैं, कुछ करने। अब जैसे प्रोफेशन के हाउस में 4 नंबर की राशि पड़ी है, यानी जल तत्व है। और जल तत्व मतलब इमोशनल, तो यानी ये जातिका का कोई भी प्रोफेशन हो, बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, टीचिंग हो, एनी प्रोफेशन, ही शी विल बी इमोशनल। And there can be fluctuation. Why? Because fourth house is the house of moon, and here कर्क राशि is situated. तो it shows कि जो इस बंदी को, इस फीमेल को जो कर्मा और प्रोफेशन में एनवायरनमेंट मिलेगा, that will be प्रोन टू द कर्क का एनवायरमेंट। और कर्क का निशानी होती है केकड़ा। तो केकड़ा जो है वो आसक्ति का प्लेनेट है, जिस चीज को पकड़ लेता है छोड़ता नहीं है। तो ये अगर अपने कर्मा प्रोफेशन जिस चीज के पीछे पड़ जाएगी, जिस चीज को पकड़ लेगी, उसको जल्दी छोड़ेगी नहीं। ये एक प्रिडिक्शन है। अब यहाँ पे प्लेनेट भले इस प्रिडिक्शन को चेंज कर दें, यहाँ पे पड़ने वाली दृष्टि वो हम बाद में बैठाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बैठाएंगे, उससे चेंज आ जाए तो अलग बात है। अदरवाइज यहाँ पे ये चीज कंफर्म है कि उसको अपने प्रोफेशन से लगाव होगा, आसक्ति होगी, जुड़ाव होगा। एक बार अगर कोई चीज को पकड़ लेगी तो वो जल्दी छोड़ेगी नहीं। ये हो या ना हो, इससे भी कोई मतलब नहीं है। आपको जज करना आना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो सकता है। अब जैसे मेष राशि है, ये 7th हाउस पार्टनरशिप का है, मैरिज का है, और मेष राशि की ऊर्जा होती है इनिशिएटिव, आगे बढ़ के स्टार्ट करना। तो हो सकता है मे बी कि इस जातिका ने अपनी लाइफ में खुद आगे बढ़ के अपनी शादी के लिए स्टेप आउट किया हो, फिर वो चाहे प्रपोज किया हो, या हम ये नहीं कह सकते कि लव मैरिज हो, तो जब प्लेनेट बैठाएंगे तब पता चलेगा। लेकिन हाँ, बिजनेस को लेके, पद प्राप्ति को लेके यहाँ पे मेष की ऊर्जा है, ठीक है। सेम वे आगे चलते हैं, और आगे यहाँ पे 10 नंबर की राशि पड़ी है, कैप्रिकॉन, घर। और ये जो है सुख भाव है, गाड़ी घोड़ा भूमि वाहन मकान। और ये कर्क, ये जो मकर राशि है, ये अर्धी एलिमेंट की राशि होती है। अर्धी एलिमेंट की मतलब
फाइनेंस से रिलेटेड, तो इसका मतलब इसका जो घर का बैकग्राउंड है या घर का जो माहौल है वो फाइनेंस से रिलेटेड, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, या लोग जो है पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे खर्च करना है, किसको कितना देना है, कब नहीं देना है, ये सब अच्छी तरह से जानते हैं। इसकी माँ भी जानती है, ये भी जानती है, और एनवायरनमेंट जो घर का है वो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। अब 10th हाउस क्योंकि फाइनेंस को हमने ले लिया, 10th हाउस और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उनसे भी धीरे धीरे करके जब आगे चीज को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखिए, अब हमने 2 ही 3 राशियां ली, लेकिन उससे आपको समझ गया यहाँ, जैसे यहाँ सिंह राशि है, तो यहाँ पे क्या है, अपने फ्रेंड्स सर्कल में, एनवायरनमेंट में, गेम्स में राजसी ठाट बाट, तो हो सकता है ये जातिका अपने फ्रेंड सर्कल में एक रॉयल्टी वाली जिंदगी जीना चाहती हो या जीती हो, या उसके फ्रेंड्स जो होंगे दे विल कम फ्रॉम द रॉयल बैकग्राउंड, गवर्नमेंट बैकग्राउंड, बड़े बड़े घर। क्यों? क्योंकि सिंह राशि रिप्रेजेंट रॉयलिटी, तो ये दोस्तों का नेटवर्क का, बड़े भाई का, अब जैसे बड़े भाई का प्रेडिक्शन करना है तो, या बड़ी बहन का, तो भी सिंह राशि के एनवायरनमेंट से कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3 छोटी छोटी बातें बताई, मैं 12 के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं, आपको मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं, तो आप सब हर, धनु राशि क्या कहती है एनवायरनमेंट, कुंभ का एनवायरनमेंट क्या कहता है, तो इस तरह जैसे 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, उसी प्रकार से आप, और सिर्फ अभी बिना ग्रह बैठाए आपको प्रिडिक्शन करना आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे हायर स्टडीज का हाउस है, धर्म का हाउस है, और यहाँ मिथुन राशि पड़ गई है, तो मिथुन राशि क्या है, डुअलिटी है, तो कभी वो धर्म के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति होगी, कभी धर्म के प्रति निगेटिविटी या क्रिटिसिज्म भी कर सकती है ये कन्या। क्यों? क्योंकि मिथुन राशि पड़ी है। ठीक है, अब जैसे मिथुन राशि मंदिर है, अब ये मिथुन राशि पड़ी है यहाँ पे, यानी मिथुन राशि नेचुरल पड़ोस की राशि है, तो जातिका के पड़ोस में, क्योंकि 9th हाउस जो होता है वो मंदिर गर्भगृह का होता है, तो या कोई विद्यालय हो सकता है, कोई मंदिर हो सकता है। देखिए छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। तो अब हम अजय जी से थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अजय भैया देखिए, हमने सारे 12 हाउस तो नहीं लिए, लेकिन सिर्फ तो अब सबसे जरूरी चीज भूल गए, तुला लग्न है, तो तुला लग्न को जरूर बताइए कि क्या है। तुला लग्न इज ऑल अबाउट नेगोशिएशन, ऑल अबाउट बैलेंसिंग। तो इसका मतलब ये जो है, अगर कोई प्लैनेट इसको डिस्टर्ब ना कर रहे हो, तो ये जो है डीलिंग करने में, डील करने में बराबर की डील करना, यानी कि हम जितनी पैसा दे रहे हैं उतनी चीज हमें मिल रही है, या जो कागज हम साइन कर रहे हैं उसके बदले हमें उतना मिल रहा है। तो तराजू, तो तराजू मतलब एक क्या है ना, एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी बनाता है, जिसमें उसको पता है कि हमें कितना देना है और हमें कितना उसके बदले मिल रहा है। तो ये कैलकुलेशन इसको इनेड ब्रह्मा ने गिफ्ट किया है। ठीक है, क्योंकि तुला लग्न बैलेंस की राशि है, नेगोशिएशन, डीलिंग, व्यापार, मैनेजमेंट। तो व्यापार भले ना करे, वो जरूरी नहीं कि कोई एमबीए करे या व्यापार करे, वो तो आगे प्लेनेट से पता चलेगा, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि इसके अंदर एक नेचुरल ऊर्जा है, चीजों को समझने की, परखने की, बराबर की डील करने की। बेवकूफ जल्दी कोई नहीं बना सकता, मतलब बना पाएगा, वो अलग बात है कि कोई ऐसा प्लेनेट बैठ जाए जो इसको एकदम सीधा कर दे, लेकिन अगर तुला लग्न है तो द पर्सन विल बी, उसको पता है कि हाउ टू डील विद द अदर्स, विद इक्वलाइज करना। जैसे तराजू के दोनों पल्ले इक्वलाइज किए जाते हैं, तो इक्वलाइज करने के लिए उसको ये जानकारी। अच्छा, तुला क्योंकि तराजू के दोनों पल्ले बराबर होते हैं, तो ऐसे लोगों का नॉर्मली जो चेहरा होता है वो दोनों तरफ से एक जैसा होता है। कई बार तुम देखोगे कि जैसे जैसे इधर के फीचर्स होंगे सेम, लगभग इधर के फीचर भी वैसे होंगे। जब तुम कहोगे ये तो सभी के साथ होता है, लेकिन नहीं, कहीं कहीं नहीं भी होता है। तुला का मतलब कि फेस कट या चेहरा जो है वो एकदम बैलेंस्ड होगा, जैसे जिस तरह का इधर का होगा उसी तरह का बराबर से एकदम चीजें नजर आएंगी। तो ये छोटी छोटी चीजें, और ये तुम तभी समझ सकते हो जब, हाँ, ये बदलेगा तब जब यहाँ पे अगर कोई प्लैनेट्स होंगे या कोई दृष्टि डाल होंगे, तो अदरवाइज चेहरे के फेशियल एक्सप्रेशन बदल सकते हैं, अदरवाइज जो हम आपको बता रहे हैं वही होगा। प्लस कुछ असर नवमांश का भी होता है, बट नवमांश को भी हम नहीं लेंगे, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब आप समझे। अब तुला, अब सबसे पहले जब भी कोई चार्ट को बनाओ तो हम देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाना है, उसी स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। तो तुला लग्न जब मिल गई तो सबसे जरूरी हो गया प्राइम मिनिस्टर कुंडली का कौन है ये जानना। तो कुंडली का प्राइम मिनिस्टर है शुक्र महाराज। लग्न तुला है और लग्न शुक्र है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, शुक्र को बैठाओगे, और आप देखोगे क्या शुक्र के अंदर क्या क्या मजबूती और क्या क्या कमजोरी है। तो शुक्र जो है वो वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम समझते हैं कि अगर जब नौमांश में चार्ट बनेगा, वो किसी भी लग्न का चार्ट बने, तो नौमांश में भी शुक्र जो है वृश्चिक राशि में ही होगा। ठीक है, चाहे तो आप लोग अपने अपने सॉफ्टवेयर में चेक कर लिए कि क्या नौमांश में भी वीनस जो है वृश्चिक राशि का, ये जो चौकोर गोला छोटा सा बनाया, दिस दिस टेल्स अस की ग्रह वर्गोत्तम है। अब देखिए
किसी जातिका को अपने जीवन में D1 चार्ट में प्लस D9 चार्ट में वृश्चिक का शुक्र मिल रहा है, तो ये अपने आप में दिस पर्टिकुलर थिंग ओनली टेल्स अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट द जातिका। अब वृश्चिक राशि एक इंट्रोवर्ट राशि हो सकता है, बहुत ज्यादा खुल के बातचीत ना करती हो, या उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। वृश्चिक राशि जो है, वीनस वृश्चिक राशि में होने के कारण तो जातिका के अंदर, और क्योंकि वीनस लग्नेश है, तो जातिका के अंदर वीनस जो है, वृश्चिक राशि एक बहुत ही अट्रैक्शन वाला चेहरा भी दे देती है, अच्छी पर्सनालिटी भी दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं बिच्छू का जो डंक होता है वो रहता है, यानी, और सेकंड हाउस में है, तो जब सेकंड हाउस में वृश्चिक राशि है तो जरूरत पड़ने पे मीठा बोलेगी, लेकिन अगर जरूरत जरा सा भी टेढ़ा मेढ़ा मामला हुआ तो तुरंत जो है अपना जहर सामने वाले के उतार देगी, मतलब बिच्छू का डंक, इसको समझिए। तो एक तो ये पहलू हो सकता है, अभी हम इस पे दृष्टि और एस्पेक्ट वो सब बाद में देखेंगे। हम आपको एक सिस्टमेटिकली प्लान कैसे आप जानोगे, और ये हम जान गए कि नौमांश में भी वीनस वृश्चिक राशि का है, तो अब यहाँ पे प्रिडिक्शन की जल्दी नहीं करनी है। वीनस जो है लग्नेश है, वृश्चिक एक छुपा हुआ भाव है, गूढ़ भाव है, तो हो सकता है जातिका को एर्थ हाउस से, आपको लग्नेश को एर्थ हाउस यानी कि वृश्चिक की ऊर्जा से कंबाइंड करना पहले सीखो। वृश्चिक की ऊर्जा में उसको बीमारी के लेवल पे, पढ़ाई के लेवल पे, ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल पे, क्योंकि वृश्चिक की ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेटिव भी है, तो क्या क्या हो सकता है। नेचुरल अष्टम हाउस सेकंड हाउस में आया है, तो सबसे पहली चीज क्या है कि नेचुरल अष्टम हाउस जो कि एक छुपा हुआ हाउस है, और सेकंड हाउस वाणी स्थान है, तो वाणी में कुछ छुपा हुआ पुट या कोई अजीब सा कोई ना कोई चीज वाणी को लेके ऐसी होगी कि कुछ बोलेगी कुछ, समझ में आएगा कुछ, और उसका मीनिंग होगा कुछ। मतलब इसके बोलने का असली मीनिंग क्या है ये कोई नहीं जल्दी जान सकता है, क्योंकि वो छुपा हुआ है। ये लगे ना लगे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं इनके चार्ट में, लेकिन आपका मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि आप कितनी बातें इससे ढूंढ सकते हो। वीनस लग्नेश है, वृश्चिक राशि छुपा हुआ भाव है, सेकंड हाउस मारक भी है, अष्टम हाउस का नेचुरल अष्टम हाउस है वृश्चिक, तो कहीं ना कहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वीनस से रिलेटेड कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, फिर वो चाहे पीसीओडी हो, फिलोपियन ट्यूब की प्रॉब्लम हो, ये, लेकिन ये हम आगे इसको क्रॉस, अभी हमने क्या एक कॉन्सेप्ट बनाई, अब इस कॉन्सेप्ट को और ग्रहों के हिसाब से चेक करेंगे। और तुला लग्न तो जो है वैसे भी हमारे जेनाइटल्स और इन चीजों को बताती है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और लग्नेश जब वृश्चिक में है तो मे बी देयर कैन बी सम गाइनोलॉजिक गाइनिक प्रॉब्लम, कैन बी। अब इसका कंफर्मेशन बाद में करेंगे। अच्छा, क्योंकि वीनस वृश्चिक में भी है तो इसके इसके इसको कोई ना कोई रहस्य इसके साथ इन्वॉल्व होगा, या तो जैसे बातों में रहस्य होगा, या जैसे कि इसको समझना बड़ा मुश्किल होगा, आम आदमी इनको समझ नहीं पाते हैं। और क्योंकि सेकंड हाउस परिवार का भी है, तो परिवार वाले भी जल्दी उसके नेचर को कब क्या सोचे कब क्या करे समझ नहीं पाएंगे। तो इतनी बातें, सबसे पहले देखिए हमने क्या स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने उसकी लग्न क्या है उससे उसके नेचर को डिफाइन करने की कोशिश करी, फिर लग्नेश कहाँ गया उससे, अब ये हमने सिर्फ दो ही तीन बातें बताई। वृश्चिक के वीनस से और सेकंड हाउस से आप दसियों बातें बता सकते हैं। अब जैसे सेकंड हाउस जो है वो खाने का है, और वृश्चिक राशि छुपी हुई है, तो हो सकता है कुछ ऐसी छुपी हुई चीज, भले चुपचाप मिठाई खा लेती हो या रखती हो या नमकीन पसंद हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन कुछ ना कुछ खाने के मामले में रहस्य हो सकता है, ठीक है। अच्छा, वीनस को अगर देख लो, अब देखो वीनस जो है वो एर्थ लॉर्ड भी है और लग्न लॉर्ड भी है, तो एर्थ लॉर्ड होने के कारण कहीं ना कहीं अकल्ट रिसर्च किस फील्ड में, सेकंड हाउस में अगर वीनस बैठा है तो अकल्ट, क्योंकि तुला लग्न में वीनस अष्टमेश भी है, ठीक है, और अष्टमेश होके वो अपने भाव को देख भी रहा है। वीनस जब अपने भाव को देख रहा है तो ससुराल रिच होनी चाहिए अगर शादी हो गई है, और क्योंकि 76 का चार्ट है, एज नियर अबाउट 49 के आसपास है, तो शादी मोस्ट प्रॉब्ली, अभी जब प्लेनेट बैठाएंगे तो देखेंगे हुई या नहीं हुई, लेकिन अगर हो गई होगी तो हो सकता है, क्यों, क्योंकि वीनस अपने ही घर को देख रहा है और वो लग्नेश भी है, तो इसके कारण भी ससुराल में प्रोग्रेस हुई होगी, मे बी वो अर्निंग हो, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि वीनस अपने ही घर जो कि एर्थ हाउस बनता है उसको देख रहा है, और परिवार से, तो इसका मतलब वीनस क्योंकि धन कारक है, तो घर परिवार से, फैमिली से, अपनी फैमिली से भी पैसा प्राप्त हो सकता है, उसके कारण ससुराल भी रिच हो सकती है, ऐसा कहा जा सकता है अभी तक। अभी तक लग्नेश वर्गोत्तम है, ठीक है, और सेकंड हाउस नेचुरल टॉरस का अच्छा, अब देखो एक और बढ़िया प्रेडिक्शन करके आते हैं। नेचुरल काल पुरुष की कुंडली में यहाँ 2 नंबर की राशि पड़ती है,
और वीनस वहां का लॉर्ड नेचुरल काल पुरुष में, अब यहाँ अष्टम भाव पड़ गया है, तो इसका मतलब इसके पास गुप्त धन भी होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट मनी, एट्थ हाउस इज ऑल अबाउट कंसीलिंग, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ में भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी या कुछ ऐसा पैसा होगा जो उसने अपने अकाउंट में या हारे हटके की ऐसे समय के लिए बचा के रखा होगा, या चीजों को मतलब है ना, गुप्त धन होता है किसी को छुपा के, मतलब जो ज्यादा किसी को बताता नहीं है, उस तरह का भी। तो करना क्या है, आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, लेकिन पहले एक एक चीज को एनालिसिस करो। और हम जैसे दो चार बातें जो हम बोल रहे हैं, आप लोग के दिमाग में 2500 बातें आ रही होंगी, क्योंकि आप लोग बहुत सारे हो इस समय, हम एक तरफ से बॉल बैटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ अब कुछ नहीं करना, लग्नेश को सबसे पहले विचारना है। लग्नेश को आपने विचार लिया कि सेकंड हाउस में, अब जब सेकंड हाउस में लग्नेश है तो ध्यान रखना लग्नेश किन किन घरों का लॉर्ड है, एर्थ और, तो एर्थ से अकल्ट। अब लग्नेश नेचुरल अकल्ट रिसर्च की दिग राशि में है, और वो अष्टमेश भी और लग्नेश भी है। तो सबसे पहले अजय भैया, हमने अभी तक जितनी बातें बोली आपको, उसमें से आपको क्या लगता है कितने परसेंटेज हम इस जातिका के चीजों के नजदीक, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, ज्यादा नहीं बोलना, नहीं तो फिर तो सारा मामला ओपन हो जाएगा। आपको सिर्फ नहीं नहीं, आपने जो भी कहा, इट्स मैच है। मैचिंग, ठीक है, हमें ये नहीं, कि हमें आपने धन के परसेंटेज। बारे में कहा, तो शायद यस, उसके पास धन भी है। ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए। और अभी तो और हमें, वो किसी को बताती नहीं, किसी को गारंटर भी रहती नहीं है। राइट, ठीक है, चलिए तो हम आगे चलते हैं। तो अभी देखिए आप कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है, कोई जल्दी नहीं मचानी है, चीजों को समझ के चलना है, ठीक है, और आगे चलना है, क्योंकि यहाँ पे, अच्छा, क्या इनका कोई संबंध रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, छुपी हुई चीजों से, या बैंक में जो विजिलेंस डिपार्टमेंट या इस तरह की कोई चीजों से, सिर्फ हाँ मतलब नियर अबाउट इनसे मिलता जुलता कुछ है? नहीं, अम, आपका क्वेश्चन आप फिर से पूछिए सर। मेरा कहने का मतलब, जब लग्नेश का संबंध वृश्चिक राशि से है, ठीक है, लग्नेश का संबंध वृश्चिक राशि से है, हाँ, और लग्नेश जो है राइट सर। एर्थ लॉर्ड भी है, तो क्या इन्होंने अपनी राइट। लाइफ रिसर्च या समथिंग इस तरह का, या शी फाइनेंस, इज वेरी मच इंक्लाइंड टू ऑकल्ट साइंस, यानी जो एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी, वही, क्योंकि ये यस। कॉम्बिनेशन देखिए बड़ा सिंपल कॉम्बिनेशन है, लग्नेश और अष्टमेश। देखिए, ज्योतिष के लिए नाइन्थ और एट्थ हाउस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो एट्थ हाउस अकल्ट का है, तो अब क्योंकि लग्नेश जो है अष्टमेश भी है, और वो वृश्चिक नेचुरल छुपी हुई राशि की क्या बोलते हैं बैकग्राउंड में, लग्नेश किसके बैकग्राउंड, लग्नेश को किसका बैकग्राउंड मिला है, वृश्चिक का। वृश्चिक अपने आप में छुपा हुआ राशि का एनवायरमेंट, और लग्नेश वीनस अष्टमेश भी है, तो कहीं ना कहीं अकल्ट रिसर्च इन चीजों से संबंध नेचुरल रूप से उसका बनता है। तो अब हमने आपको लग्नेश तक को कैसे डिफाइन करना है बताया, समझाया, क्या इनके नेचर में कुछ तीखापन, बोलने में कुछ तीखापन है, या जैसे ज्यादा देर बर्दाश्त ना करने के बाद कुछ ऐसा बोल देती हैं जिसकी वजह से सामने वाला एकदम ऑफ कट कोर्स, सा जाए? 100%, 100%। तो जब अभी, उसे गुस्सा आएगा तो वो बहुत रिएक्ट करती ठीक है, तो नॉर्मली वृश्चिक राशि में क्या होता है कि बिच्छू जब तक, जैसे उसके ऊपर प्रेशर पड़ा, यानी कि देखो मैं तुमको दो तीन चीजें समझाता हूँ, बिच्छू नॉर्मल ऐसे नहीं काटता है, लेकिन जरा सा भी अदर पार्टी का उसके ऊपर प्रेशर पड़े फिर वो छोड़ता नहीं है, यानी कि तब तक बर्दाश्त कर लेगी जब तक उसके इसके पर्सनल स्पेस में कोई अतिक्रमण नहीं कर रहा है। जैसे ही तुम इसके है। यस सर। पर्सनल स्पेस में अतिक्रमण करो, ये डंक मार देगी, तुम्हें दूर कर देगी। यस यस। तो ये समझ लो, ये क्वालिटी कुछ नहीं है ज्योतिष में, तुम्हारे फंडामेंटल अगर बेसिक क्लियर हैं, हम जितनी बातें हम मतलब, खैर ये तो बड़ी बात हो जाएगी लेकिन को सामने होती है चीजें हम, और जरूरी नहीं कि हम हर बात जो बोले वो सही निकले, लेकिन तुमको आइडिया होना चाहिए कि इससे क्या क्या हो सकता है। हमने हमेशा तुम्हें बोला है, तुमको 15 बातें निकालनी आनी चाहिए, भले उसमें लगे 3 उसके जीवन में, ठीक है, क्योंकि अभी पूरे प्लेनेट तो हमने बैठा ही नहीं है। अब तुम सोचो, हमने अभी तक जितने भी प्रिडिक्शन किए वो किससे किए, सिर्फ भाव में पड़ने वाले राशि के बैकग्राउंड से किए, और लग्नेश किस राशि में बैठा है, किस हाउस में बैठा है, उसको कंबाइंड करके प्रिडिक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है। अभी प्लेनेट पे उठाएंगे तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मंजूश्री, समझ में आ रहा है चार्ट को कैसे आगे बढ़ना है? अच्छा, हम एक गलती यहाँ पे और कर गए, हम बहुत आगे निकल गए। पहला स्टेप जो होता है चार्ट का, वो होता है चार्ट का रेक्टिफिकेशन करना। अब जैसे यहाँ पे लग्न नियर अबाउट 3 डिग्री की है, लग्न एसेंडेंट जो है वो 3 डिग्री का है, तो
3 डिग्री का मतलब होता है, और ये 76 का चार्ट है। 76 में हॉस्पिटल में भी बच्चे पैदा होते थे और कुछ कुछ की डिलीवरी घर में भी हो जाती थी। तो अब 3 मिनट की जब लगन है तो हमारे पास 12 मिनट का मार्जिन है खेलने के लिए। अगर इस जातिका का जन्म 14 मिनट के आसपास पहले हुआ होगा तो फिर एसेंडेंट इसका बदल जाएगा। इसलिए चार्ट जब भी शुरुआत करो तो हमेशा रेक्टिफिकेशन के हिसाब से करो। तो सबसे पहले सामने वाले से पूछो कि ये जो टाइम ऑफ बर्थ आपने हमें दिया है इसकी ऑथेंटिसिटी, इसका डॉक्टर सर्टिफिकेट या घर परिवार वालों ने नोट किया था। तो अजय भैया, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि इस जातिका का जन्म घर में हुआ है या हॉस्पिटल में हुआ है? इस जातिका का डिलीवरी जो होती घर में हुई थी, और उसके परिवार वाले खुद एस्ट्रोलॉजर थे, तो उन्होंने नोट ओके, किया तब था। तो फिर टाइम एग्जैक्ट नोट किया होता। तो हम अब हमें इतने से कॉन्फिडेंस आ गया कि हमको ज्यादा रेक्टिफिकेशन की करने की जरूरत नहीं। और क्योंकि हमने जो वीनस को बैठा के जो इनकी इसकी वाणी के बारे में पूछा तो हमें एक आइडिया लगे कि हाँ जातिका का यही चार्ट होगा। और अभी आगे जब प्लानर बिठाएंगे तो एक दो क्वेश्चन और पूछ लेंगे अपने डाउट को कंफर्म करने के लिए। तो हमेशा चार्ट में लग्न की डिग्री देखो। अगर 27, 28, 29, 1, 2, 3 डिग्री की लग्न है तो तुरंत तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए कि तुमको अपने सवाल पूछ के चार्ट को रेक्टिफाई करना पड़ सकता है। क्योंकि नॉर्मली अब हम जैसे हम स्वामी जी को अनम्यूट करना करेंगे और स्वामी जी से एक सवाल पूछेंगे। स्वामी जी, कलयुग में बच्चे के जन्म का कौन सा समय लिखा जाता है, बताइए। नहीं, जब उसकी नाल काटी जाती है। नमस्ते। हाँ, ये भी कहीं कहीं सही था, लेकिन कलयुग में जब बच्चे के गले से पहली बार आवाज निकलती है, वो अब देखिए नाल काटने में और बच्चे के मुंह से आवाज निकलने में 15 से 20 मिनट भी लग जाते हैं। ठीक है, तो आपका तो चार्ट गलत हो जाएगा। तो कलयुग में जब बच्चा अनाउंस करता है कि मैं आ गया धरती पे, कां की जब आवाज निकालता है गले से, वो टाइम कलयुग में नोट किया जाता था। सतयुग, त्रेता, द्वापर में जब योनि से उसका सर दिखता था वो टाइम नोट करते थे। फिर अगले युग में जब कंधा दिखता था वो टाइम नोट करते थे। फिर अगले युग में जब उसको भूमि पे पहली बार वो टच करता था वो टाइम से चार्ट बनता था। तो ऐसे फिर उसके बाद नाल छेदन से टाइम बनता था। लेकिन कलयुग में जो सबसे सही टाइम लेने का तरीका है वो जब बच्चा मुंह से आवाज निकाले। तो स्वामी भैया, इसको अपने माइंड में क्लियर कर लो। ठीक है, तो आगे से घर परिवार में जब भी कोई इस तरह का तुमसे मुहूर्त निकलवाने आए कि हमारे वहाँ डॉक्टर ने ये टाइम दिया है कब करें डिलीवरी, तो तुमको फिर क्या बोलना है कि टाइम वो नोट करना जब बच्चा पहली बार आवाज निकाले गले से। नहीं तो नाल छेदन उसमें कहीं चढ़ती उतरती लग्न हुई, मतलब एक लग्न खत्म हो रही होगी दूसरी लग्न आ रही होगी तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, चार्ट की एक्यूरेसी भंग हो जाएगी, फिर तुम कुछ भी करते रहो तुम बता नहीं पाओगे। ओके, हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो। ठीक है, तो अब हमने लग्नेश को देख लिया। अब लग्नेश के बाद किसी भी आजकल कलयुग में सबसे ज्यादा जरूरी होता है शनि महाराज को देख लेते हैं। ठीक है, तो शनि महाराज जो है इस चार्ट में कहाँ पे हैं? शनि महाराज यहाँ पे। अब देखो ये जो था 3, 7 और 11 जो था वो वायु त्रिकोण है, इच्छाओं का त्रिकोण है। ये इंटेलेक्चुअल त्रिकोण भी कहलाता है। यानी कि जातक जो है वो इंटेलेक्चुअल त्रिकोण में है। जातक के जो लग्न मिली, लग्न जो है 3, 7, 11 का मतलब 3, 7 और 11, यानी कि जातिका की जो फिजिकल अपीयरेंस है तो वो इंटेलेक्चुअल त्रिकोण। तुला वायु तत्व की राशि होने के कारण काम, डिजायर, काम त्रिकोण भी है। तो काम त्रिकोण को हम इंटेलेक्चुअल त्रिकोण भी कहते हैं, तो इंटेलेक्चुअल है। दूसरा देखो लग्नेश और कर्मेश दोनों मोक्ष त्रिकोण में है। अब देखो यहीं से खेल को समझो। किसी के चार्ट को पकड़ना है तो शुरू से पकड़ना है। जब लग्नेश और कर्मेश दोनों 4, 8, 12 ये जो मोक्ष त्रिकोण होता है, लिबरेशन का त्रिकोण होता है, उसमें बैठे हैं तो क्या कह सकते हो? जातक फिजिकल रूप से और कर्म के रूप से मोक्ष त्रिकोण में स्थित है। उसके दोनों मेजर प्लैनेट, क्योंकि लग्नेश के बाद सैटर्न और कर्म का प्लैनेट बहुत जरूरी हो जाता है। कि यहाँ पे तत्कालिक रूप से चंद्रमा कर्मेश बनेगा 10th लॉर्ड होके। तो इसके अगले स्टेप पे देखेंगे। तो हमने जब देखा सैटर्न जो है कर्क राशि का है, तो अब तुम्हारी मतलब पिछले कितने साल की जर्नी ज्योतिष की तुमको ये बताती है कि व्हाट इज कर्क राशि ऑल अबाउट। और सैटर्न कर्मा का प्लेनेट है, एक्शन का प्लेनेट है, और 10th हाउस भी कर्मा का प्लेनेट है। ठीक है, राशियां कोई पढ़ रही हो, कर्मा का प्लेनेट। तो इसका मतलब हम अजय भाई से जरूर पूछना चाहेंगे, क्या इसने इन्होंने अपनी लाइफ में पहले किसी चीज में आगे बढ़ी, फिर कुछ साल करने के बाद छोड़ के फिर इनको पता चला कि हम इस चीज के लिए बने हैं, फिर उस चीज में स्विच ओवर किया, टर्न ओवर किया। एटलीस्ट 48 साल में क्या 2, 3, या अगर प्रोफेशन वही है तो
प्रोफेशन के ही अंदर कुछ चेंजेस ऑल्टरेशन किए हों, तो यहाँ पे प्रोफेशन की फ्लेक्सिबिलिटी अभी तक, क्योंकि अभी हमें दृष्टि नहीं पता कि किसकी दृष्टि पड़ रही है दृष्टि नहीं पड़ रही है, अभी तक हमें ये लगता है कि राइटिंग का शौक हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा कल्पना का कारक है, कल्पना, जल तत्व से रिलेटेड। सैटर्न 10th हाउस में क्या क्या करा सकता है ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। कर्क राशि जो है वो सुख की राशि है, अब जैसे, और तो यानी आदमी की मतलब फ्रिक्शन, तो क्या अजय भैया इनको कुछ लिखने का या इस तरह का भी कोई शौक है? लिखने का ऐसा कोई शौक नहीं है। कोई बात, ठीक है, लेकिन आप, भले शौक नहीं है लेकिन आप हमें समझो, चंद्रमा जो है कल्पनाशील है, तो अगर लिखने का शौक ना भी हो तो चंद्रमा यानी कल्पना के मामले में, इमेजिनेशन के मामले में, कर्मा, जैसे मान लो हम आर्किटेक्ट बन गए तो हमारा सारा खेल खेल इमेजिनेशन का, माइंड का है, सोचने का कि हम इसको कैसे सुंदर बनाएं या इसको हम और कैसे इंप्रूव करें, क्योंकि माइंड, कर्मा जो है जब कर्क राशि में है तो कुछ ना कुछ माइंड के थॉट प्रोसेस से प्रोफेशन होगा। तो माइंड में ये आया, अच्छा यार ये पर्दा इधर से ऐसे टांग दे, ये ज्वेलरी ऐसे डिजाइन कर दे, कोई भी प्रोफेशन हो, अभी हम प्रोफेशन पे एकदम एग्जैक्ट नहीं जा रहे हैं, लेकिन क्या इनका प्रोफेशन इस तरह की ऊर्जा से मिलता जुलता है? नहीं, इनका प्रोफेशन नहीं बेसिकली नहीं प्रोफेशन अभी मत चलिए, वो तो अभी और प्लैनेट जब आएंगे तब आएंगे क्या है, लेकिन हमारा कहने का मतलब है पहले आप लोग समझिए चीजों, क्योंकि हमने कभी हमें सिरा जल्दी मिल जाता है, कभी हमें सिरा थोड़ी देर बाद मिलता है, जब और उसकी दृष्टि और चीजें देखेंगे, लेकिन हम अपनी कहीं ना कहीं से आपको बिल्डअप तो स्टार्ट करना पड़ेगा कि क्या क्या हो सकता है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और हम आपसे पूछेंगे भी नहीं अभी, जहां तक हो सकेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कर्मा के प्लैनेट को चंद्रमा यानी कि चंद्रमा की राशि कर्क का एनवायरनमेंट मिल रहा है। अच्छा, इससे तुम एक चीज और कह सकते हो, क्या ये अपना काम घर से ही करते हैं, करती हैं? क्यों? क्योंकि 4th हाउस सुख का हाउस है, तो कर्मा का घर के अंदर से ही हो रहा है, तो यानी कि घर के आसपास से या घर में ही, या घर में ही ऑफिस बना के, ऐसा भी कुछ हो सकता है। या दूसरी चीज, अपने ऑफिस को भी घर जैसा बना रखा होगा, हो सकता है कि मतलब एक, तो क्या अजय जी इससे आप इन बातों से आप एक्सपांड यस, करते हैं? वो अपना ऑफिस अपना घर जैसा समझती है और वो टाइम वहां स्पेंड करने के लिए तैयार है। राइट, क्यों? क्योंकि उनको ऑफिस में सुख मिल रहा है, जो कर्म स्थान है वो घर जैसा है उनके लिए, वो दूसरा घर है इनका। वो जो कर्म, तो देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप धीरे धीरे चीजों को के नजदीक पहुंचिए, जल्दी नहीं करनी है। सैटर्न कर्क राशि का 10th हाउस में 50 प्रिडिक्शन हो सकता है, कहीं से तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, बिल्डअप करना पड़ेगा कि क्या क्या है, कैसे हो सकता है। जैसे हम ही हमें एक आइडिया लगा कि भाई कहीं ना कहीं इमेजिनेशन से, लेकिन इन्होंने कहा नहीं ऐसा प्रोफेशन नहीं है, तो हमने उससे आगे पूछा भी नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे प्लैनेट आते जाएंगे, एस्पेक्ट, कंजंक्शन, धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएंगी। बट यहाँ पे देखिए, तारीफ इस बात में नहीं कि हम इनके चार्ट में सब कुछ 6-7 प्रिडिक्शन ऐसे कर दें जो स्टनिंग हो। हम यहाँ पे प्रिडिक्शन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारा प्रोसेस सीखने का है कि एक पर्टिकुलर एनर्जी को कैसे ब्लेंड करना है, क्योंकि अगर ब्लेंडिंग आ जाएगी तो प्रिडिक्शन तो तुम कभी भी कर ले जाओगे। तो यहाँ पे हमारे तो तुम्हारे सामने ये चैलेंज नहीं है कि हमें इनके चार्ट में हम नहीं कुछ बता पाएंगे, हम सब कुछ बता देंगे। ये माइंड से एकदम हटा के चलोगे तो आराम से चीजों को सीख पाओगे। हम और आप लर्निंग प्रोसेस में हैं अभी, सिस्टमेटिकली एग्जैक्टली। चलने के प्रोसेस में, तो उस पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए, तो सैटर्न, अच्छा अब देखो, 1 2 3 4 5, कर्मा का प्लैनेट जो है वो वीनस से 9 पंचम है। 9 पंचम समझते हो? सैटर्न से वीनस 5 और वीनस से सैटर्न नवम, और सैटर्न जो है केंद्र त्रिकोण का स्वामी होके केंद्र में बैठा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम दशाओं पे नहीं जा रहे हैं कि शुरू में खराब दशाएं मिली, अच्छी दशाएं मिली, लेकिन ओवरऑल ये चार्ट को इतनी कमजोरी नहीं देता है। 10th हाउस नेचुरल पीछे बैकग्राउंड में कैप्रिकॉर्न राशि होती है, तो और वीनस लग्नेश और कर्मेश यानी कि 4th लॉर्ड और 5th लॉर्ड, जो कि परम योगकारी है। तुला लग्न में शनि परम योगकारी होता है, परम योगकारी प्लैनेट जो है लग्नेश से 9 पंचम का कॉम्बिनेशन बना रहा है, बट सेकंड हाउस में थोड़े से। तो अब यहाँ पे सबसे पहले चीज हम क्या करेंगे, क्या समझेंगे, ये समझो। सैटर्न से जब भी लगने सेकंड हाउस में और 9 पंचम है, तो क्या इन्होंने अपने परिवार में कुछ लोगों की जिम्मेदारी उठाई है, परिवार को फाइनेंशियली हेल्प किया है, या परिवार आज भी भले शादी हो गई हो लेकिन इनका जो मायका है वहां पर आज भी इनकी बात को सुना जाता है, या इनसे की तरफ उम्मीद से देखा जाता है, या इन्होंने किसी को हेल्प किया हो, छोटे भाई बहन हो तो उनको एजुकेशन से लेके, क्या ऐसी चीज हम
हम ऐसा इस चार्ट की एनर्जी को फील कर रहे हैं, अभी यस सर, एनर्जी कंफर्म करेंगे कि ऐसा है या नहीं। यस सर, वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है अपने दोनों भाइयों की। राइट, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सैटर्न जो है वीनस से नौ पंचम है, और वीनस लगने सेकंड हाउस में है, तो परिवार में की जिम्मेदारी लेना या परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करना भी इनके हाथ में है। वो भी वीनस फाइनेंस का कारक है, फाइनेंस परिवार में बैठा है, और ये इनके शादी के पहले का परिवार है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंस। अच्छा, अब इन्होंने कहा जैसे छोटे भाई बहन को, तो छोटे भाई बहन को ये छोटे भाई बहन को ये तभी मदद करेंगी जब थर्ड लॉर्ड यहाँ पे संबंध बनाएगा। तो थर्ड लॉर्ड यानी क्यों? थर्ड लॉर्ड कौन है? जुपिटर है। तो जुपिटर इससे संबंध बनाएगा तभी छोटे भाई बहन की हेल्प करेंगी, क्योंकि वीनस पैसा है, छोटे भाई बहन, तो छोटे भाई बहन यहाँ बैठे हैं इनके, छोटे हो या बड़े हो, बड़े बड़े पर भी आ जाएंगे। तो यानी कि थर्ड हाउस का लॉर्ड जो है वो जुपिटर, और जुपिटर यहाँ पे वीनस को देख रहा है। यानी कि छोटे भाई बहन पैसे के लिए किसको देख रहे हैं? परिवार में किसको देख रहे हैं? लग्नेश को देख रहे हैं, यानी लेडी को देख रहे हैं। छोटे भाई लेडी को देख रहे हैं, लेडी छोटे भाइयों को देख रही है। तो और क्योंकि वीनस है तो फाइनेंशियल हेल्प है। जुपिटर इस कुंडली में थर्ड हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, जो कि एट्थ हाउस में बैठा हुआ है। ओके, यानी अष्टम से अष्टम का मालिक भी एट्थ में बैठा है। ये एक फिर से ज्योतिष का कॉम्बिनेशन बनता है। अच्छा, तो नॉर्मली इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में शुरुआत के दौर में ज्यादा, और अब भी हो सकता है थोड़ा बहुत, भाइयों की जिम्मेदारी फाइनेंशियली और भी तरह की उठाई है, ग्रूम करना, उनको गाइड करना, ऐसा यस, मानते छोटे हैं आप? भाई को ग्रूम किया है। ग्रूम किया भाई। तो आप देखिए इस चार्ट में हमने कुछ किया, हमने ना डिग्री ना कुछ, लेकिन हम भी उनके पीछे लाइफ में उनके क्या क्या हो सकता है चीजों को, क्यों? क्योंकि जुपिटर देखिए यहाँ पे देख रहा है। छोटे भाई बहन किसको देख रहे हैं? अपनी बहन को देख रहे हैं। परिवार में बहन बैठी हुई है, तो परिवार में से उसको हेल्प मिल रही है, क्या कहीं ना कहीं इन्होंने हेल्प करी हो। तो ऐसे एक एक प्लेनेट को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो आप बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आएंगी। ओके, अच्छा, अब हम सारे प्लेनेट बैठा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो ये है अल्टीमेट चार्ट, ठीक है? तो यहाँ पर अब आपको ये सारा सन और मंगल जब लग्न में ही है, और मरकरी भी है, राहु भी है, तो ये मान चलिए कि एक, भले सन यहाँ पे डेबिलिएटेड हो राशि वाइज, लेकिन क्योंकि एनर्जी यहाँ पे मेष की रहेगी, तो हाउस वाइज एक्सॉल्टेशन में भी है, ध्यान रखना। मंगल की अपनी, भले यहाँ पे तुला राशि हो, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल का अपना ये घर होता है काल पुरुष में। अच्छा, अब देखो कॉम्बिनेशन कैसे कैसे बनते हैं। अब पर्सनालिटी ओवरऑल आप बता सकते हो। मंगल भी ऊर्जा वाला है, सूर्य भी ऊर्जा वाला है, मरकरी कम्युनिकेशन यानी यंग दिखना। मंगल और मरकरी जब भी लग्न में होते हैं, जातक अपनी उम्र से कम नजर आता है। सूर्य जो है चेहरे पे क्रांति और चमक और एक बोल्डनेस, और एक जो है कहते हैं ना, एक राजा जैसे, जरा सा आंखों से घूर दे तो सामने वाला सिर उठता है। तो अब अजय जी से पूछना पड़ेगा कि सूर्य और मंगल और राहु और मरकरी, तो क्या इनके चेहरे, क्या ये अपनी उम्र से यंग नजर आते हैं? अजय भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस जरा, यस सर, यस सर, यस। अच्छा, क्या लुक्स यंग। क्या इनका संबंध किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से है? यस यस, गवर्नमेंट फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन। या पुलिस, या जहाँ पे अथॉरिटी हो तगड़ी वाली, दंड देने वाली? नहीं, इट इज विद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे राइट, दंड देने वाले पुलिस या ऐसे नहीं। ओके। तो क्या ये मरकरी और राहु है, तो क्या जो है ब्रॉडकास्ट या कम्युनिकेशन या यस, एजुकेशन? कम्युनिकेशन वाली है। तो हाँ, शुड आई टेल यू द हाँ, आप प्रोफेशन? बताइए। अब तो तो आपके हाँ, सामने ही है सब कुछ। अच्छा, शी इज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर। हाँ, ठीक है, वही मंगल। देखिए, हाँ, पुलिस और आर्मी में भले ना हो, लेकिन फिजिकल एजुकेशन कम्स अंडर द डोमेन ऑफ मंगल। तो पुलिस जो जहाँ पे बल इस्तेमाल होता है, तो ठीक है फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि साथ में मरकरी भी है ना, तो वो शरीर सौष्ठव की चीजों को पढ़ा रही है, स्पोर्ट्स को पढ़ा रही है। ठीक है, स्पोर्ट्स को या फिजिकल एजुकेशन में डील कर सकती है, क्योंकि मरकरी से एजुकेशन भी आ जाएगी। ठीक है, और मंगल और ये लग्न पे इन सब चीजों का प्रभाव है। और राहु है, तो राहु है तो इसका मतलब ये जो
टेक्निक है, ये नए तरीके के चीजों को इम्प्लांट भी करती होंगी अपनी ट्रेनिंग में। ट्रेडिशनली नहीं यस, तो पढ़ लिया किताबों में लिखा वही पढ़ाती रहे, कुछ ना कुछ नया चेंजेस करती रहती होंगी। करेक्ट। क्या ऐसा करती हैं? यस सर, ये टेक्निकली साउंड है, यानी न्यू टेक्निकली साउंड। टेक्नोलॉजी हाँ, अप्लाई करने में बहुत अच्छी रहती है। टेक्नोलॉजी नई से नई चीजें टेक्नोलॉजी लेके आती होंगी कि जैसे यस। एक है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले क्रिकेट में क्या होता था, सबको जो है क्रॉस कंट्री कराई जाती थी। अरे भाई, जिसको जो विकेट कीपर है उसको क्रॉस कंट्री से क्या मतलब है? उसको रिफ्लेक्स की एक्सरसाइज कराया जाए। ठीक है, तो अलग अलग, तो ये जो है जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है या लोग नई चीज सोच के लाते हैं तो उस हिसाब से चीजें होती है। लेकिन हम एक चीज फिर भी बता दें, लग्नेश आगे है मंगलसूत्र। क्या एक चीज ये बताइए, क्या इनको कभी माइग्रेन या इस तरह का भी कुछ प्रॉब्लम रहा है हेड से रिलेटेड? कभी कभी होता है माइग्रेन इशू, बट एक साल पहले पूरा एक साल से ग्रस्त थी एक साथ विथ से ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज। ब्रीदिंग पे भी अभी आते हैं कि ब्रीदिंग रिलेटेड इशू क्यों हो सकता है। ठीक है, अगर ब्रीदिंग की आप बात कर रहे हैं तो ब्रीदिंग, देखिए ब्रीदिंग के लिए कर्क राशि का और फोर्थ हाउस का संबंध हमेशा बनाइए। फोर्थ राशि इज अ नेचुरल राशि ऑफ लंग्स ब्रीदिंग। और देखिए इनके दोनों ही पीड़ित हो गए, कर्क राशि सैटर्न के बैठने से और यहाँ से सैटर्न बैठ के यहाँ पे देखने से। तो फोर्थ हाउस भी सैटर्न से पीड़ित हो गया, लेकिन सैटर्न क्योंकि केंद्र त्रिकोण का स्वामी अपने घर को देख रहा है, तो इसका मतलब कि अगर ये विकराल नहीं होगी बीमारी, अगर ब्रीदिंग इशू है। और दूसरी तरह से ब्रीदिंग इशू, एक ब्रीदिंग इशू और देख लें। ब्रीदिंग इशू, अब देखिए जो चीज हम पहले नहीं पकड़ पाए वो चीज अब पकड़ी जाएगी। ये जो ईथर एलिमेंट है ना, स्पेस एलिमेंट है ना, ये जुपिटर है। जुपिटर भी ब्रीदिंग इशू क्यों देता है? क्योंकि जुपिटर की उच्च राशि कर्क है, तो कर्क 4 नंबर की राशि है। तो जुपिटर जो है लगने सस्टेश होके अपने यहाँ चार फोर्थ हाउस को देख रहा है। जुपिटर यहाँ से सातवां, आठवां, नवा, नवा दृष्टि से जब जुपिटर यहाँ देख रहा है, और वो बीमारी का हाउस है, तो जुपिटर ने बीमारी, हम लग्नेश को पकड़ रहे थे उस समय कि लग्नेश मोटा हो सकता है, लग्नेश में फ्लफी हो सकता है, वाटर रिटेंशन। लेकिन यहाँ जुपिटर, जुपिटर ने किस भाव को देखा? सेकंड हाउस को देखा, तो गले में प्रॉब्लम दे सकता है। फोर्थ हाउस देखा तो चेस्ट, ब्रेस्ट या फेफड़े या लंग्स में प्रॉब्लम दे सकता है। और जुपिटर देख रहा है ट्वेल्थ हाउस को, यानी एड़ी, यानी कि फिजिकल एजुकेशन की टीचर है तो 100% पैर में, उंगलियों में कोई ना कोई चोट या प्रॉब्लम या स्वेलिंग रही होगी कभी ना कभी। हाँ, बताइए सर। इनिशियल इनिशियल जब स्पोर्ट्स में थी तब लेग स्प्रेन्स वगैरह होते थे, हाँ, तो उसका तो ट्रीटमेंट हो देखिए गया। समझिए, अब जुपिटर बीइंग द सिक्स्थ लॉर्ड, वो कहाँ कहाँ देख रहा है? ट्वेल्थ हाउस को देख रहा है, ट्वेल्थ हाउस का बॉडी पार्ट। जुपिटर सेकंड हाउस को देख रहा है, सेकंड हाउस का बॉडी पार्ट। और जुपिटर फोर्थ हाउस को देख रहा है, फोर्थ हाउस का बॉडी पार्ट यानी लंग्स। और जुपिटर जो है सांस का भी कारक होता है, हवा का, मतलब स्पेस एलिमेंट है। जुपिटर को जब आप डिटेल में अलग अलग ग्रंथ पढ़ोगे तो जुपिटर भी सांसों का, सांस की बीमारी का कारक बनता है। तो इसलिए कभी देखिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे लेकिन आपको हर चीज से प्रिडिक्शन निकालना है। ठीक है, हमने लग्नेश को पकड़ा तो लग्नेश लेवल पे फिजिकल अपीयरेंस, जुपिटर ने शरीर में व्याधि तो दे रहा है, लेकिन हम जैसे ऊपर से चीजों को पकड़ रहे थे कि बॉडी का आकार ऐसा होगा, वो नहीं भी निकला तो कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 100% आप ये मान के चलिए कि जहाँ पे क्योंकि हमें तो ज्योतिष में बहुत सारे टूल्स मिले हैं ना, एस्पेक्ट से देखिए उसका एस्पेक्ट किन किन भाव में पड़ रहा है, वो भाव बॉडी के किस किस पार्ट को दर्शाते हैं, वहां पे प्रॉब्लम होगी। तो सांस की प्रॉब्लम, लेकिन क्योंकि शनि भी अपने घर को देख रहा है और शनि फोर्थ और फिफ्थ लॉर्ड है, तो शनि क्या है, यानी कि हमारा ये मानना है कि उनको अनुलोम विलोम कपाल भाती, क्योंकि सैटर्न जो है वो भी वायु, विंडी, वायु एलिमेंट है। सैटर्न इज ऑल्सो कूल ड्राई एंड विंडी, कूल ड्राई एंड विंडी। तो सैटर्न जब फेफड़े को देख रहा है फोर्थ हाउस को, तो सांसों का। अच्छा, अब एक चीज और समझ लिए, अगर ये पोलन से प्रॉब्लम है, परागकण से, डस्ट से, किस चीज से प्रॉब्लम है? सैटर्न धूल मिट्टी का भी कारक होता है। या और क्योंकि फिजिकल, अब देखिए अब यहाँ पे लॉजिक लगाइए, अब क्योंकि फिजिकल एजुकेशन फील्ड में है तो फील्ड में जाना पड़ता होगा, वहां धूल मिट्टी भी उड़ सकती है, तो इसका मतलब पोलन और धूल मिट्टी डस्ट से। अब देखिए कई चीजें ज्योतिष में नहीं होती, अब आपके सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड पे भी डिपेंड करती हैं। और उसको चेक करिए, सैटर्न धूल मिट्टी का कारक होता है, धूल मिट्टी है, आ सकती है। और ये मडी है, कैप्रिकॉर्न राशि जो है मडी है, दलदल है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके मॉइस्टनेस, नमी फेफड़े में या लंग्स में या विंड पाइप में, ये जो हम अब ये
हमारे लिए आसान क्यों हो गया? तो इन्होंने हमें एक हिंट दे दिया कि फेफड़े की प्रॉब्लम है। देखिए जब कोई चीज, लेकिन हम बिल्कुल आपसे कहते हैं जरूरी नहीं कि आप हर चीज ढूंढने के पीछे लगे रहो। अगर कोई कुछ इनपुट दे रहा है तो उस इनपुट को पकड़ के कम से कम चार्ट में ढूंढना तो फिर आपको आना चाहिए ना। अगर वो भी आप नहीं कर पाते हो तो फिर क्या, फिर कैसे चार्ट देखोगे? तो हम ये आज क्लास हमने बीच में आपको इसलिए डाली कि आप लोग एक चीज सिस्टम को तरीके से समझो। नहीं हम आपको, क्योंकि टाइम तो आज बहुत नहीं है, आगे हम लोग आपसे मिलते रहेंगे, इसी तरह चार्ट करते रहेंगे, नहीं हम आपको एक नक्शल में कुछ चीजें बता देते हैं। सबसे पहले चार्ट को रेक्टिफाई करिए, फिर जो लग्न में जोडिएक साइन पड़ रहा है उसका नेचर से स्टार्ट करिए। उसके बाद आप पावर ऑफ एसेंडेंट लॉर्ड देखिए, एसेंडेंट लॉर्ड का कंजंक्शन एस्पेक्ट देखिए किस कहाँ कहाँ पड़ रहा है, लग्नेश पर, लग्न पर, ठीक है। उसके बाद सैटर्न की पोजीशन और मून की पोजीशन को प्रॉपर तरीके से चेक करिए, उससे एक आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद अस्त कंबस्ट रेट्रोग्रेड प्लैनेट पर विशेष ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ वर्गोत्तम पे ध्यान दिया हमने कि लग्न लग्नेश वर्गोत्तम है। उसके बाद अल्टीमेटली जब ये स्टेप बाय स्टेप आप कर लीजिए, तब आप जाइए किस पे? अजय जी कोई क्वेश्चन हो, सिर्फ क्वेश्चन बताइए, आप इनके बारे में कुछ जानना चाहते हो तो इतना करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा ये चार्ट आपके लिए बना है कि नहीं बना है। अगर आप कुछ चीजें इसमें पकड़ रहे हो तो अब आप चार्ट पे आगे प्रोसीड करोगे, अदरवाइज मना कर दो कि भाई कुछ दिन बाद लेके आइएगा चार्ट। तो आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, देखिए हम आपको एक रिवर्स कैलकुलेशन सिखाते हैं, सिर्फ क्वेश्चन पूछिए, कुछ भी आप जो जानना चाहते हो, प्रमोशन से लेके बच्चे से लेके कुछ भी। सर ये बहुत टिपिकल चार्ट है, मुझे भी बहुत सता रहा था। आई हैव हाँ कम अक्रॉस वन ऑफ दिस ये चार्ट, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी फील्ड में भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो इस चार्ट में एक टिपिकलिटी मैंने देखी है कि इस लड़की की शादी अभी तक हुई नहीं। हाँ, शादी अगर नहीं हुई है तो इसके लिए भी मैटर को समझिए। बहुत अच्छा, अब देखिए जब भी हमने आपको इसीलिए किया क्योंकि अगला जब आप एक चार्ट को जब पकड़ लेते हैं तो अभी तो हम लोग जंगे प्रोडिक्शन करते रहे, अब एक क्वेश्चन के हिसाब से उस चीज क्वेश्चन को कैसे ढूंढना है ये देखो आप। जैसे हमने आपको एक चीज बताई थी शुरू में, हमने एक डिस्कशन किया था, तो कि वीनस अगर वृश्चिक राशि में है तो गायनिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, शादी हुई नहीं है, इसने करी नहीं। सर आपका सवाल मैं सुना नहीं। हमने ये कहा शादी इसकी हो नहीं पाई कि शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। हेलो सर। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि शादी इसकी, रिश्ते बातचीत चली लेकिन इसकी तरफ से बैकआउट हो गया, या ये बहुत ज्यादा शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है थी? नहीं, ये शादी ऑलमोस्ट होते अच्छा, अब देखिए, एंगेजमेंट हो गई अब और मैं इसको समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज समझिए, जैसे ये केतु यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, केतु, और इस पर सैटर्न की दृष्टि भी है। नेचुरल सैटर्न के जो कारक है उनको देखते हैं, ठीक है। तो सैटर्न केतु जो है नॉर्मली सेपरेशन मोक्ष का कारक है। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी, वीनस और कर्म सैटर्न ये मोक्ष त्रिकोण में है। तो मोक्ष त्रिकोण जब अगर 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 वीनस और कर्मा का प्लैनेट मोक्ष त्रिकोण में है तो अगर शादी हो जाएगी तो फिर मोक्ष की तरफ बढ़ेगा नहीं आता। देखो थोड़ा सा आध्यात्मिक एस्ट्रोलॉजी को भी जोड़ो, जब लग्नेश मोक्ष त्रिकोण में है, कर्मेश मोक्ष त्रिकोण में है, तो वो काहे के लिए उसको पारिवारिक में कोई एम, हम आपको एक चीज और सिखाना है, अपने चार्ट से अपनी लाइफ का गोल और एम भी पहचानना सीखो। एनीवे, अब केतु यहाँ पर मेष राशि किसी भी चीज की शुरुआत है, तो हमने आपसे कहा था कि मेष राशि जो है हो सकता है लव के मामले में आगे बढ़ा हो, लेकिन यहाँ पे केतु होने पे, यानी कि ये अगर शादी का घर है और शादी की शुरुआत है तो शादी की शुरुआत को ही केतु जो है मोक्ष दे रहा है। यानी कि जैसे ही फायर जली एक्सटिंग्विशर अपने साथ बैठा हुआ है, स्टार्टिंग है ना, मेष स्टार्टिंग होता है, तो यानी कि स्टार्टिंग राशि पे मेष की ऊर्जा यानी स्टार्ट, मेष माने स्टार्टिंग पॉइंट, शादी का घर में स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन केतु ये काम होने नहीं दे रहा है। फिर सूर्य मंगल और राहु ये भी जो हैं सेपरेटिव टेंडेंसी के प्लैनेट है, ये तीनों प्लैनेट यहाँ पे देख रहे हैं। मरकरी ले दे के अगर मान लो है भी तो ये क्या है, मरकरी की एक क्वालिटी होती है, जिनके साथ बैठता है वैसे रिजल्ट देता है। मंगल सूर्य और राहु के साथ बैठ के मरकरी, अब डिग्री वाइज देख लेंगे बाद में, लेकिन मोटा मोटा समझिए, मरकरी सहचर के नियम से रिजल्ट देता है। तो मरकरी इनकी जो ज्वाइंट एनर्जी और साथ में केतु की एनर्जी यहाँ पे जो पड़ रही है, और इस पे कोई शुभ दृष्टि नहीं है सेवेंथ हाउस पे। सेवेंथ लॉर्ड को देख लेते हैं, तो सेवेंथ लॉर्ड भी सूर्य और राहु के साथ फंसा हुआ है।
तो सेवंथ लॉर्ड में भी दम नहीं है। तो शादी टूटने का मतलब होता है कि अगर अच्छा बातचीत चली, मान लो गोचर ने या दशा ने कभी हेल्प करी भी, अगर मान लो करी भी होगी, तो ये पहलू इनके क्वेश्चन को आपको चार्ट में देखना आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। मंगली, ठीक है। अच्छा, अब वीनस जैसे अब नाड़ी में देख लो तो जुपिटर से मंगल, जुपिटर से मंगल 6-8 का कॉम्बिनेशन बना रहा है। इस जुपिटर को यहाँ पे ले आओ, ये मंगल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जुपिटर और मंगल जो है षष्ठाष्टक है। तो कई सारी चीजें जो आपको पहले बताई थी उनके उनको अब देखिए, जुपिटर से 12वें हाउस में केतु है, जुपिटर से चौथे हाउस में तो खैर कोई विशेष दृष्टि नहीं पड़ रही है, लेकिन जुपिटर का 7वां घर वीनस है, लेकिन वीनस 1 2 3 4 6th लॉर्ड होके 7th में बैठा है। जब जुपिटर को लग्न बना लोगे, अगर देखना आता है ना जुपिटर को लग्न बना के, तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली बताती हैं कि शादी। अभी मंजू जी तुमसे भी पूछते हैं, तुम सबसे भी तो प्रिडिक्शन कराना है। तो अच्छा, ये तो हमने आपको कुछ हिंट दी। अब अजय जी आप बताओ, आपके हिसाब से शादी में बात चल के टूटी या नहीं हो पाई अभी तक, तो आपको चार्ट में क्या क्या नजर आता है? सर आप मुझसे पूछिए। बताइए, अब आप प्रिडिक्शन करिए, हमें तो आपको भी कराना है प्रिडिक्शन। सर आई ऑलवेज हैड दैट कॉम्बिनेशन, क्योंकि शनि हाँ केतु पे दृष्टि डालता है, तो हाँ, इसलिए उसके हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ होगा कि उस समय उसको ब्रेक दे दिया। शनि ऑल्सो इज सेपरेटिव, सन मार्स राहु ऑल्सो सेपरेटिव, जितने जितने भी मेलेफिक प्लैनेट होते हैं कुंडली में, जितने भी मेलेफिक, जितने भी मेलेफिक, यही इतने मेलेफिक होते हैं, इन सबका संबंध 7th हाउस से है। सेवेंथ केतु हाउस। भी में जितने 5 के 5 मेलेफिक का संबंध केतु से है, 7th हाउस से है। तो इसी वजह से शायद ये शादी नहीं। और क्योंकि लग्नेश और कर्मेश मोक्ष त्रिकोण में है, तो जीवन का गोल बदलना चाहिए, गोल इनका कुछ और है, जन्म किसी और चीज के लिए हुआ है। और शादी ठीक है, क्योंकि हमारे वहाँ सामाजिक मान्यताएं ऐसी हैं, प्रेशर है, बोझ है, वो सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात ऐसा भी कह सकता हूँ कि अब होता क्या प्रिडिक्शन, अब क्योंकि वीनस देखिए 8th में है, तो रिलेशनशिप के लिए भी अ, देखा जा सकता है, जाट रिलेशनशिप हो सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बट ओके, ये चीज यहाँ से परिलक्षित होती है शादी का मामला, ठीक है। राइट। तो आशा करता हूँ कि देखिए, चार्ट तो डिस्कशन कम से कम एक एक चार्ट में आप डिस्कस कर दीजिए, 5-5 घंटे भी डिस्कस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मंगल और सूर्य जो हैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेट होके पावर, ऊर्जा, स्पोर्ट्स, पुलिस, आर्मी, है, तो हो सकता है इन्होंने एनसीसी भी किया हो अपने समय में, ठीक है, या स्काउट एंड गाइड समथिंग लाइक दैट। तो वो वर्दी तो पहनी है, क्योंकि मंगल अगर लग्न में है तो कभी ना किसी चीज की वर्दी तो पहनी ही होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्यों, ये गलत कह रहे हैं कि सही? यू हाँ आर राइट। बताइए। स्पोर्ट्स और स्काउट गाइड में आप अपना कैमरा एनसीसी थोड़ा में था, नीचे करिए, आपका स्पोर्ट्स पूरा चेहरा दिख नहीं रहा है। हाँ अब ठीक है। स्पोर्ट्स और एनसीसी में सब कुछ था सर। हाँ तो वही देखिए, अब जैसे हमने कहा ना, एनसीसी पुलिस और एनसीसी और आर्मी का स्काउट्स। क्यों, यस। तो आप समझिए मैं क्यों कह रहा हूँ। तो भले पुलिस आर्मी में वो ना निकले ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनका संबंध एनसीसी भी, वर्दी या इस तरह की चीजों स्काउट से होगा, क्योंकि मंगल अगर सूर्य यस सर। लग गए तो फिर कहीं ना कहीं 100% संबंध बनाएगा, राइट राइट। तो राइट देखिए, राइट। हम इस चार्ट में तो हम घंटों डिस्कशन कर सकते हैं बहुत सारे, लेकिन हम आज आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि कैसे। और आज तो चार्ट में हमने ज्यादा बोला, अगले जब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और आगे सीखेंगे, तो हम नहीं बोलेंगे, हम आपको सिर्फ इशारा करेंगे। अच्छा बताइए, चंद्रमा जो है 3rd हाउस में धनु राशि का है, तो क्या क्या हो सकता है, और जिसका चार्ट है उसी से नहीं और भी लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि हम तो आपको सिर्फ हिंट देंगे। प्रिडिक्शन जब आपके मुंह से निकलेगा तो हमें खुशी होगी, हम तो हम कर देंगे तो क्या मतलब आप लोग कैसे सीखोगे? आपको